हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के 3 अगस्त वाले फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीके जीएस प्रश्नों को एनालाइज करेंगे, जिससे कि आपकी आगे आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 3 अगस्त वाले फर्स्ट शिफ्ट के सवालों को। तो पहला सवाल दिया हुआ था, अप्रैल 2025 में प्रचारित साचेट ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो साचेट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अप्रैल 2025 में जो साचेट ऐप है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, हाल ही में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित डॉक्टर एन राजम निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो डॉक्टर एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो डॉक्टर एन राजन जो थे वो वायलिन वाद्य यंत्र को बजाया करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डॉक्टर एन राजम जो है वो वायलिन वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अभिनेता विजय थलापति के पार्टी का नाम क्या था? तो क्या था विजय थलापति के पार्टी का नाम? तमिल मक्का मुनेत्र कड़गम था, अखिल भारतीय अन्ना मुनेत्र कड़गम था, तमिलांगा वेट्टी अजगम था, या फिर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम था? तो थलापति अभिनेता जो थे उनके पार्टी का नाम था तमिलगा वेट्टी अजगम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति के पार्टी का नाम तमिलगा वेट्टी अजगम था। अगला प्रश्न दिया हुआ था, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी आधिकारिक बैठक? नई दिल्ली में की गई थी, पेरिस में की गई थी, मुंबई में की गई थी, या फिर मार्सिले में की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच जो आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर बैठक थी वो दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मुंबई में आयोजित की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुंबई। अगला प्रश्न दिया हुआ था, किस भारतीय एथलीट ने बेंगलुरु में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता? तो किस भारतीय एथलीट ने 8.15 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता? तो मुरली श्रीशंकर जो थे वो बेंगलुरु में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुरली श्रीशंकर। अगला प्रश्न दिया हुआ था, अप्रैल 2026 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? तो किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? तो कार्लोस अल्काराज जो थे उन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कौन से नंबर की बैठक थी? तो 2026 में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की समिति कौन सी नंबर की बैठक थी? तो 60वें नंबर की बैठक थी वो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, इसरो ने 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से सबसे भारी संचार उपग्रह किस नाम से लॉन्च किया? तो इसरो ने किस नाम से लॉन्च किया सबसे भारी संचार उपग्रह को? तो CMS-03 नाम से लॉन्च किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सूर्या जो भारत के भावी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल से संबंधित है, किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया?
तो प्रोजेक्ट सूर्या जो है किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट सूर्या जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो गई तो किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य होगा 100 जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, मई 2026 में भारत का कौन सा राज्य अपने 26 जिलों में तेज आंधी, भारी बारिश और आकाशीय बिजली से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था? तो मई 2026 में कौन सा राज्य था जो प्राकृतिक आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था? तो वो था उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है? तो क्या दिखाता है विस्थापन समय ग्राफ का ढाल? तो विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है वो वेग दिखाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ था, वर्ष 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान विश्व तेल आपूर्ति को बाधित करने के लिए ईरान द्वारा किस जलडमरू मध्य को बंद घोषित किया? तो ईरान किस जलडमरू मध्य को बंद घोषित किया? तो वो था हॉर्मुज जलडमरू मध्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण? तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न दिया हुआ था, एक विद्युत बल्ब की शक्ति 60 वाट है और इसे 120 वोल्ट के स्ट्रैक से जोड़ा गया है। बल्ब से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो क्या होगा बल्ब से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान? तो बल्ब से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो मान होगा वो होगा 0.5 एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी निश्चित द्रव्यमान वाली वस्तु पर एक असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा वस्तु पर? तो वस्तु में बल के अनुक्रमानुपाती त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उस वस्तु में बल के अनुक्रमानुपाती त्वरण उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो ठोस माध्यम में जो है वो ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ था, रसायन विज्ञान में द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो रसायन विज्ञान में द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो एंटोनी लेवोजियर ने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, तंत्रिका कोशिका का कौन सा विशिष्ट भाग अन्य कोशिकाओं से रासायनिक या विद्युत संदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा विशिष्ट भाग जो है वो विद्युत संदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो होता है डेंड्राइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ग्लूकोज के टूटने से जैविक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है ग्लूकोज टूट के जैविक ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को? तो उसको कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज का सवाल यहीं समाप्त होता है। ये थे रेलवे ग्रुप डी के
3 अगस्त वाले फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्नों का एनालिसिस। और डेली ऐसे ही प्रश्नों के एनालिसिस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।